नमस्कार। आज की चौपाल में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज भी हमारे आधे से अधिक आबादी हमारे देश की गांवों में निवास करती है, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन खेती है। किसान भाइयों, इसलिए ज़रूरी है कि किसानों के बीच में हम जाएं, उनसे चर्चा करें, चौपाल में बैठें या दलहान में बैठें और हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ भी जाएं, जो सामयिक जानकारी उनको दें। आज की चौपाल में मैं आपको परिचय करा दूं कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के जो सफल किसान हैं वो तो हैं ही, महिला कृषक भी हैं, लेकिन वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहले हम विशेषज्ञ का परिचय करा दें। तो सबसे पहले डॉक्टर मनोज अहरवार जी हैं। आप पशुपालन विभाग से हैं। पशुपालन विभाग की योजना या उससे संबंधित जो जानकारी है वो आप सभी किसान भाइयों को देंगे। उनके पास में डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार कनौजिया जी हैं, जिन्हें आप पहले से ही जानते हैं। उद्यान की आप विशेषज्ञ हैं, उद्यान की फसलों से संबंधित सामयिक जानकारी देंगे। इसके बाद हैं डॉक्टर अजय चौरसिया जी। आप हमें जो है खरपतवार प्रबंधन और जो जल निकास इत्यादि जो जानकारी है वो देंगे। खाद कैसे उर्वरक प्रबंधन किया जाए इस संबंध में जानकारी देंगे। इसके बाद है डॉक्टर PL अम्बेलकर। आप हमें जानकारी देंगे कि इस समय हमें जो फसलें हैं उनमें कौन कौन से कीट या रोग आ रहे हैं, उनका कैसे प्रबंधन करें, तो इस संबंध जानकारी है ही। इसके बाद मैं हमारे साथ जो सफल किसान हैं, सबसे पहले बहन कविता जी से कहूँगा अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं कविता मीणा, ग्राम पंचायत जमूसर कला, बैरिशा ब्लॉक, भोपाल ज़िले से। मैं निखिल खरे भोपाल से हूँ और मेरा काम पशुपालन का है और साथ में मैं खेती किसानी का काम भी करता हूँ। मैं नवल किशोर चौक से सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम से हूँ और ऑर्गेनिक खेती और हॉर्टिकल्चर में विशेष रुचि रखता हूँ। जी, मैं शरद वर्मा, ग्राम सुमलवाड़ा खुर्द, तहसील इटारसी से हूँ। मैं साइलेज का निर्माण करता हूँ और मेरे पास विभिन्न सब्जियों की खेती हो। नमस्कार, मैं राहुल परमार, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर से हूँ। हमारे द्वारा 300-350 किसानों के साथ मिलकर एक डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट रन की जा रही है। नमस्कार, मैं रामकृष्ण रघुवंशी, मास्टर ट्रेनर NSDC एंड PMKVY, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम से। नमस्कार सभी, मैं अनिल वर्मा, ग्राम बफापुर ढाकनी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर से। मैं सोयाबीन की खेती करता हूँ। सोयाबीन की खेती के साथ में पशुपालन का काम भी करता हूँ। पशुपालन के साथ में जैविक खेती भी करता हूँ, जैविक खाद भी बनाता हूँ। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे प्रदेश के विभिन्न गांवों से जो सफल किसान हैं, यहाँ मैं आप एक बात किसान भाइयों आपको बता दूं, हम सफल किसानों को इसलिए चौपाल कार्यक्रम में बुलाते हैं ताकि आप इनसे प्रेरणा लें किस क्षेत्र में ये आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और अपने देश को भी मजबूत करा रहे हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मनोज अहरवार जी से कहूँगा कि पशुपालन विभाग की संबंध में इस सामयिक जानकारी दें। जैसे कि अभी मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अभी हमारा बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में हमें अपने पशुओं को मुख्यतः कुछ बीमारियों से बचाना है, साथ ही उनको आहार प्रबंधन अच्छा रखना है ताकि हम उनसे अधिकतम उत्पादन ले सकें और उनको बीमार होने से बचा सकें। तो उसके लिए हमें समय पर पशुओं में टीकाकरण करवाना है, कृमिनाशन दवाइयाँ भी देना है और अगर पशु बीमार होता है तो हमें अपने निकटतम पशु चिकित्सक से उसका उपचार करवाना है। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि निकटतम पशु औषधालय जरूर जाएं या स्थानीय जो आपको पशुपालन विभाग के जो अधिकारी आपके पंचायत या ग्राम स्तर पर उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर JK कनौजिया साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि उद्यान की जो फसलें हैं उन पर क्या सामयिक कार्य हमारे किसान भाई करें। हाँ बिल्कुल दिनेश जी, पुनः एक बार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। उद्यानिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र और विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश के लिए होता जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले अगर हम कुछ वर्षों में देखें तो हमारे जो कृषि की विकास की जो दर है जो देश में सबसे अधिक बनी हुई है, जिसके पीछे उद्यानिकी फसलों का बहुत बड़ा योगदान है। और वर्तमान समय में हमारे पूरे प्रदेश में उद्यानिकी फसलों में मुख्य रूप से सब्जियां, मसाला फसलें, फलदार वृक्षों की खेती और यहाँ तक कि जो औषधि फसलें हैं, इन सभी का समावेश होता है। और पूरे प्रदेश में इन सभी फसलों की व्यावसायिक दृष्टिकोण से हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं। वर्तमान समय में चूँकि ये वर्षा काल का समय है, हम अगर बागवानी फसलों की बात करें तो नवीन जो हमारे बगीचे हैं उनके रोपण का कार्य हमारे किसान भाइयों के द्वारा या तो पूर्ण कर लिया गया है या किया जा रहा है, उनके देखभाल की ज़रूरत है। सब्जियों में अगर हम बात करें तो इस समय जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, भिंडी है, बरबटी है,
या जो भूमिगत जो कंद वाली सब्जियां हैं, जिनमें कि हम अरबी है और अदरक है, हल्दी है, ये सब्जियां सब किसान भाइयों ने लगाई हुई हैं। क्योंकि इस वर्ष प्रदेश में वर्षा अधिक हुई है, मतलब कहीं कहीं पर 30% या 40% से भी अधिक वर्षा हो चुकी है, और ये वर्षा कुछ उसकी जो सघनता है वो ज़्यादा रही है। और चूँकि जो सब्जी की फसलें हैं ये बहुत ही संवेदनशील फसलें होती हैं, थोड़ा सा भी अधिक पानी होने से या लंबे समय तक पानी के ना रहने से ये खराब होने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों के द्वारा कुछ इस समय पर जैसे जल निकासी की व्यवस्था और उनमें पोषण प्रबंधन किस तरीके से बेहतर हो कि जो उत्पादन है या उसकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित ना हो, किसान भाइयों को इस दिशा में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में उद्यान की अर्थात बागवानी फसलों का रकबा निरंतर बढ़ रहा है, इसलिए आप जैसा हमारे विशेषज्ञ बनाएं, निरंतर अपनी फसलों को देखरेख करें और आगे भी हम आप इस संबंध में जानकारी देंगे। डॉक्टर अजय जी, आप हमें ये बताएं कि हमारे किसान भाइयों के पास जो वर्तमान फसलें हैं उनमें कैसे खरपतवार प्रबंधन करें, कैसे उर्वरक प्रबंधन करें? नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हमारी जो सस्य विज्ञानी जो फसलें हैं, जिसमें हमारी दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं, तो इन फसलों में जो विशेषकर हम देखते हैं कि दलहनी और तिलहनी फसलें हैं। इन फसलों में जब अभी काफ़ी मात्रा में कहीं पे बरसात हो जा रही है, अचानक से ज़्यादा मात्रा में बरसात हो जाती है, तो ये ऐसी जो फसलें हैं, अगर पानी अगर हमारे खेत में भराव रहेगा तो इससे जो है काफ़ी मतलब नुकसान देखने को मिलता है। तो इसकी हमको जल निकासी की विशेष हमको व्यवस्था इसमें करनी है। कई किसान भाई इसमें जो है पहले से ही जो है जब बुआई किए थे तब उन्होंने रिच फेरो पे किया होगा या BBF पे किया होगा, रेड बेड पे, ये कुछ नवीनतम जो तकनीकें हैं, तो बड़ी आसानी से उसमें से खेत में से पानी निकाला जा सकता था। तो ऐसे कई किसान भाई, और जिन्होंने नहीं भी किया है, तो जो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको हमको जल निकासी के लिए विशेष हमको ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ जो फसलें हैं जो लेट से बोई गई है, देरी से बोई गई है, तो उसमें जो है हमको खरपतवारों का प्रबंधन, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है जो नुकसान होता है हमारी फसलों को खरपतवार निंदा से होता है। तो इसके हमको नियंत्रण के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करके और इसको हमको करना पड़ेगा। इसके साथ में जो है उर्वरक का प्रबंधन, उर्वरक हम जो है जैसे जो बुआई के समय डालते हैं, उसके साथ में जो है खड़ी फसलों में हमको जो है उर्वरक का प्रबंधन हमको करना है। यूरिया किस प्रकार से हमको डालना है, नैनो यूरिया है, नैनो DAP है, इन उर्वरकों का प्रयोग हम करके और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और हमारी उत्पादन को बढ़ा सकते हैं इन फसलों से। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि आप कचरा प्रबंधन करें, अपनी फसल में कचरा नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद उर्वरक प्रबंधन करें, खाद इत्यादि दें, पोषक तत्व दें, और सबसे बड़ी बात है कि अगर जल भराव हो गया तो जल निकासी का अच्छा प्रबंधन करें। किसान भाइयों, ये सारी बातें आप कर भी लें, लेकिन कीट और रोग अगर आपकी फसल में आ गए तो आपकी मेहनत को चट कर जाएंगे। इसलिए हमारे बीच में कीट और रोग विशेषज्ञ भी हैं, डॉक्टर अम्बुलकर, उनसे जानेंगे कि वर्तमान में जो फसलें हैं खरीफ मौसम की, उनमें कौन कौन से कीट आ सकते हैं, कौन कौन से रोग आ सकते हैं, किसान भाई क्या करें। पुनः सभी को नमस्कार। और जैसे वर्तमान मौसम की यदि हम बात करें, जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, जो इस मौसम की फसलें खासकर खरीफ सीज़न की मैं बात करूंगा, तो मौसम के बदलाव में अक्सर कीट और व्याधियों का प्रभाव और इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है। तो सबसे पहले हमें इनका प्रबंधन आवश्यक है। जैसे खरीफ मौसम की जो भी फसलें हैं, खासकर मक्का, धान, अरहर, और जैसे जो हमारा आदिवासी बाहुल्य जिला है वहाँ पर कोदो और कुटकी लगाई जाती है, उसमें तो कम समस्या आती कीट की। लेकिन इन सभी फसलों में हमको समन्वित कीट प्रबंधन की आवश्यकता होती, क्योंकि हम लगातार यदि रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो कीटों में भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, जिसके कारण से उस कीटनाशक का प्रभाव उस कीट के लिए नहीं हो पाता है और प्रबंधन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो हमें समन्वित कीट प्रबंधन की तरफ जाना चाहिए और रासायनिक दवाओं का उपयोग किए बिना हमें कीट और व्याधियों का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है। जी, तो किसान भाइयों, कीट और रोग आप भी जानते हैं कि अगर फसल पे आ गए तो आपकी फसल को चट कर जाएं, इसलिए आप निरंतर खेत की देखरेख करें। जहाँ भी कीट आएँ, ऐसा लगे तो हम अगले चक्र में डॉक्टर साहब से पूछेंगे किन किन दवाओं का, जैविक या रासायनिक दवा का छिड़काव करें, पूछेंगे। पर किसान भाइयों,
अब वो ज़माना चला गया कि हमारे गांव की बहनें आगे नहीं बढ़ती थी। हमारे बीच में एक महिला कृषक हैं कविता जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो गांव में कैसे महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। इसके लिए आपको, हमने सुना आपको इस स्वतंत्रता दिवस पे दिल्ली भी बुलाया, इस संबंध में हमारे किसान भाइयों को बताएं। पुनः नमस्ते जी। हम लोग 32 SHG से मिलाकर एक ग्राम संगठन होता है जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। हाँ। और हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया नाम दिया है क्योंकि हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं। उन्होंने लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के रूप से हम लोगों को निमंत्रण दिया और पहली बार दिल्ली जाने का सुअवसर मिला। अभी आपने ड्रोन और लखपति दीदी बताया है, क्या मतलब इसका? लखपति दीदी जैसे कि गांव में रहने वाली हर महिला कुछ ना कुछ काम करते रहे, अपनी कृषि के साथ में अपने खुद का लोन लेकर और अपने घर की आमदनी को दुगनी कर सके। ये जैसे कि भैंस खरीद ली पशुपालन में, या गाय बकरी मुर्गी कुछ भी समूह से लोन लेकर के अपनी आजीविका बढ़ाने का स्रोत है। तो जिसमें हर महिला हमारी आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था 3 लाख दीदियों को लखपति बनाना है। तो हम लोग 3 करोड़ दीदियां लखपति बन चुकी हैं और 10,000 रुपये महीने वह अपनी कृषि से अलावा अपनी खुद से कमा रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। जैसे आपने बताया 3 करोड़ लखपति दीदी, उनमें से आप एक हैं? उनमें से मैं एक हूँ। हमने सुना आपको स्वतंत्रता दिवस पर के अवसर पर आपको आमंत्रित किया गया था दिल्ली में, इस संबंध में बताया। हम लोगों को मैंने अभी बताया ना, ड्रोन दीदी लखपति दीदी। हाँ। तो हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ड्रोन चलाने के लिए, जिससे हम लोग किसानों के, मैं खुद एक कृषक हूँ, किसान के खेत में छिड़काव करने के लिए ड्रोन की सहायता लेते हैं, जिसमें कम लागत में आप स्प्रे कर सकते हैं, खाद कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके, और जो कि आजकल मजदूर मिलना मुमकिन नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, और किसानों को इस चीज़ का बहुत मतलब हानि होती है, तो खुद से इतना काम नहीं कर पाता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी के अनुसार सेल्फ हेल्प ग्रुप की ही दीदियों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग दिलाकर एग्ज़ाम कराकर पायलट बनाकर वो खेत में उतार रहे हैं। हम लोग उन्हीं में से हैं। इस विषय पर हम लोगों को सम्मानित किया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि पहली बार हम लोग दिल्ली और माननीय मोदी जी के साथ में झंडा वंदन कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान भाई जब उर्वरक प्रबंधन या कचरे की दवा या कीटनाशक दवा जब हमारे किसान भाई डालते हैं तो कितनी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है, ये अभी बहन ने बताया। ऐसी पानी गिरते समय फसल के बीच में अनेक जहरीले कीटे होते हैं जो जनहानि भी करते हैं, किसानों को नुकसान करते हैं, और हमारी खास तौर से गांव की बहनें जागरूक हो रही हैं और हमारी भारत सरकार ने इसके लिए ड्रोन पद्धति अपनाई है। ड्रोन मतलब एक छोटा सा हेलीकॉप्टर जैसा होता है, उसके माध्यम से हर रासायनिक या खरपतवार दवा का छिड़काव होता है ऊपर से ही, तो उससे किसी तरह का समय भी कम लगेगा, श्रम भी कम लगेगा और जल्दी भी काम हो जाएगा। आप बताएं निखिल जी अपने बारे में। मेरा मुख्य कार्य पशुपालन का है और साथ में मैं खेती किसानी भी करता हूँ। तो इसमें मैं ये युवाओं से भी मैं चाहूँगा कि आजकल जो बेरोजगारी की समस्या है, लोग गांव से शहरों में पलायन करते हैं और बड़ी बुरी ज़िंदगी जीते हैं, तो वो अपना खुद का स्वयं का व्यवसाय शुरू करें, और पशुपालन इनमें से एक है। और जिनके पास छोटी मोटी खेती किसानी भी है तो वो ऐसा प्रबंधन कर सकते हैं कि गायों के खाने का चारा और गायों से जो उत्पन्न होने वाले गोमूत्र और गोबर हैं, और तो इन सब से खाद और कीटनाशक बना के ये लोग अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और गौ उत्पाद में आजकल गो कास्ट है और गोबर के दिए बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं। तो इस टाइप से अनेक जो दुग्ध उत्पादन और दुग्ध से बने पदार्थ, मठा, पनीर, इन सब के अलावा भी एक जो गोबर से बने उत्पाद का भी एक बहुत प्रचलन बढ़ गया है। तो इसमें एक बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं बेरोजगारों को, कि जो गांव में ही रह के अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं बाहर जाके, उससे अच्छा है कि वो अपने गांव में ही रहें और खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाएं। जी किसान भाइयों,
कृषि के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय एक ऐसा सह व्यवसाय है जिसके माध्यम से हम अभी तक हमारे किसान भाई हर गांव में हर किसान एक दो पशु तो अपने पास गाय भैंस पालता ही है, लेकिन उस पशु के गोबर और गौमूत्र से भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ऐसा निखिल भाई साहब ने हमको बताया। चौकसे भाई साहब आप बताएं, अपनी सफलता का राज बताएं। मैं सर पहले कृषि के क्षेत्र में कार्य नहीं करता था, मैं दूसरे क्षेत्र में कार्य करता था। मैं पिछले वर्ष जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ पर मैंने कुछ रिसर्च देखी, ये आपका फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का। तो इस संबंध में आप क्या कर रहे हैं? आप सर उसके बाद उससे देखने के बाद मैं अपने वापस जब इंडिया आया तो मैंने सबसे पहले 84 एकड़ का एक लैंड परचेस किया और उसको मैं डेवलप कर रहा हूँ। उसमें मैंने 5 तालाब बनाए हैं मछली पालन के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए उसको तैयार किया है, हॉर्टिकल्चर के लिए तैयार किया है और वर्तमान में मैंने वहाँ पर मूंग का और अभी शहद हनी का उत्पादन भी किया है, जिसको मैं अभी ओपन मार्केट में दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग जैविक खेती से जुड़ें ताकि आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके। जी, तो किसान भाइयों एक बहुउद्देशीय है ना, एक ऐसे मिशन को लेके भाई साहब काम कर रहे हैं। विदेश में गए, वहाँ उन्होंने देखा कि हम जो हमारे देश में कर रहे हैं उसको ना करके हम जो प्राकृतिक खेती पहले से करते आए हैं उसी को हम डेवलप करें और उसको आजमाएं अपने खेती में और उत्पादन बढ़ाएं। तो इससे क्या होगा, अनेक बीमारियों से हमारे देशवासी बच सकते हैं। सरज जी अपने सफलता का राज बताएं। जी, मैं एक केंद्रीय योजना में साइलेज का निर्माण है वो करता हूँ। ये साइलेज क्या होता है? ये मक्के से साइलेज बनता है जो पशु आहार होता है। बहुत सारी आजकल हमने देखा है कि रोडों पे गाय छोड़ रहे हैं, तो किसानों ने जो मेड़ें तोड़ी हैं और जो जंगलों की कमी आई है उसके कारण आज पशुओं को आहार की बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है। तो उनका जो चारे की कमी का मेरे दिमाग में आया और केंद्रीय योजना के तहत मैंने साइलेज डाला। आज मैं 20,000 कुंटल साइलेज का निर्माण करता हूँ और मुझे केंद्रीय मंत्री ने भी अवार्ड दिया। और आज मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि पूरे किसान आदमियों के लिए उत्पादित करते हैं और मैं अपनी गाय माता के लिए आहार उत्पादित करता हूँ। अभी आपने अवार्ड के बारे में बताया जी, कौन सा अवार्ड आपको मिला? मुझे केंद्रीय मंत्री जी ने मक्के साइलेज की योजना जो है वो केंद्रीय योजना है और उसके तहत मैंने सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 20,000 कुंटल साइलेज का उत्पादन किया था। उसके तहत मुझे अवार्ड मिला था जिसमें मेरे साइलेज की क्वालिटी बहुत अच्छी पाई गई और 18 महीने तक ये साइलेज पैक रखा रहता है। और बहुत सारे किसानों को मैंने ट्रेनिंग भी दी अपने सेंटर से और दे रहा हूँ। अभी भी कोई किसान अगर ट्रेनिंग चाहता है तो मेरे यहाँ आकर वो ट्रेनिंग ले सकता है। तो किसान भाइयों, हमारे प्रदेश के किसान कितने जागरूक हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हरे घास का एक समय होता है और सभी किसान इसको उत्पादन नहीं ले सकते। तो जैसा कि शरद जी ने बताया, इसको साइलेज बनाएं आपको और पैकिंग करें। लगभग 18 महीने आप उसको रख के, इससे दूध भी बढ़ता है और बाज़ार से आपको पशु दाना खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार हम अपने जो खेत में उत्पादन कर रहे हैं ना, उसी से अपन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप राहुल जी बताएं। जी, हमारा जिला सीहोर जिला है और यहाँ दूध का उत्पादन सरप्लस है, लेकिन किसानों को हमेशा समस्या रही है कि दूध का अच्छा दाम नहीं मिलता। तो हमने पशुपालन विभाग और उद्यानिकी विभाग के साथ मिलकर एक छोटी डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट रन की है जिसमें पनीर, घी, मावा, श्रीखंड, रबड़ी इत्यादि सामान बनाते हैं। और चूँकि सीहोर भोपाल राजधानी से बहुत नज़दीक है और हमारे ज़िले का जो अधिकारी वर्ग है या जो नई नई कॉलोनियाँ बनी है वहाँ हम हमारे उत्पाद सेल करते हैं, तो जिससे किसानों को उनके दूध का वैल्यू एडिशन हुआ है और जो उत्पाद बना है उससे उनको दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। और इस प्रोजेक्ट को लेके वो बहुत खुश हैं। तो बड़े पैमाने पे अब पशुओं को भी बढ़ा रहे हैं और उनको आमदनी हो रही है। रघुवंशी जी आप बताएं। जी नमस्कार, मैं रामकृष्ण रघुवंशी, मास्टर ट्रेनर ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर एंड फार्म डेवलपमेंट। हम जो भी कार्य करते हैं, लोग जब हमारे किसान जब भी अनुसरण करते हैं, जब उसको क्रियान्वित रूप में देख लेते हैं। कभी कभी जब हम कोई नई वैरायटी लेके आते हैं तो बगल वाला पड़ोसी किसान कहता है भैया आप कर लो, आप सफल हो जाओगे, फिर मैं भी आपके पीछे आ जाऊँगा। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी। तो मैंने अपने खुद के खेत को जंगल
बनाया सबसे पहले, और इंटीग्रेटेड मॉडल स्थापित किया, जिसमें हमने क्या किया, सबसे नीचे हमने एक तालाब का निर्माण किया, उसके ऊपर पक्षियों के लिए जगह दी, और उसके ऊपर तीसरी लेयर में कॉटेज, जिसमें कि आके हमारे गेस्ट आके रुक सकें, आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं वहाँ पे, ऐसा मॉडल स्थापित किया। अब उसमें हमारे पास समय ये चूज़ करना था हमें कि इसमें कौन से पक्षियों का पालन किया जाए। जी, अभी आप बता रहे थे ये क्या ग्रामीण पर्यटन के लिए कदम है आपका? हाँ जी, विलेज टूरिज्म के लिए है, और हमारे यहाँ जब भी जो अतिथि आते हैं उनको हम बर्तनों में खाना नहीं खिलाते हैं। हमने क्या है, 500 केले लगा रखे हैं, तो 500 केले के पत्तों पे उनको भोजन कराते हैं। जब वो भोजन करके उठ जाते हैं तो शेष जो पत्ता बचता है, तो वो जो मुर्गी पालन हमने कर रखा तालाब के ऊपर, तो रात में वो उसमें स्टे करती हैं, तो उनकी बीट जो नीचे गिरती है उसको मछली खा लेती है। और फिर जब वो उसमें से जब खाद्य श्रृंखला को हमने इसमें से कम किया है एक को, तो वो जब बाहर आती हैं तो जितना भी हमारे खेत में जो घास होता है, जो मजदूरों की एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे अभी बात चल रही थी, तो क्या करते हैं कि वो मुर्गियाँ जितना भी चारा होती है वो घास खा लेती। देसी फ्री रेंज में हम काम करते हैं, तो वो देसी ब्रीड है और उसमें ज़्यादा मैनेजमेंट भी नहीं लगता। और उसके बदले में वो क्या करती है, हमें जैसे हमने केले का उदाहरण दिया, तो केले का फल हमने ले लिया, शेष जो पौधा बचता है उसको क्रश करके हम मुर्गियों को डाल देते हैं, तो वो दाना पूरा बच जाता है हमारा, और उसके बदले में वो हमें एक अच्छे सा अंडा मिलता है हमें, जिसको हम मतलब 30 रुपए तक हमने ट्रेड किया है। तो हम मीट पे काम नहीं करते, अभी हम वर्क फोर्स तैयार कर रहे हैं, तो उसको एक कवर एरिया में 1 एकड़ का एरिया कवर कर देते हैं, उसमें छोड़ देते हैं। तो वो जो बड़े पौधे जो हॉर्टिकल्चर में जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो पौधों के नीचे वो खा के पत्तों को बीट भी करती है और फर्टाइल भी करती है, और शेष बचा कुचा आहार के लिए वो मछलियों के लिए वहाँ जाके जाली लगी हुई है, इसमें बीट कर देती है। उसके ऊपर फिर हमने गेस्ट हाउस टाइप से बनाया है। तो इसको देख के काफ़ी लोग मतलब 1 एकड़ भूमि को हम 5 एकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितनी 5 एकड़ से नॉर्मल आय होती है उतनी 1 एकड़ से कर सकते हैं। तो ऐसे इंटीग्रेटेड मॉडल हम स्थापित करते हैं, और अभी 1.5 लाख पौधे हम लगा चुके हैं, कुछ फॉर्म हम डेवलप कर रहे हैं ताकि किसान एक दूसरे से प्रेरणा ले सकें। और जो आहार श्रृंखला है, हम कहते हैं ना, जिसने भोजन बचा लिया, वो आज के समय में जैसे आप पशुपालन में आप देखिए, आप खाना बच गया, फीड बच गया, वो किसान किंग बन जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा खाद्य श्रृंखला में फीड का है। तो हमने फीड मैनेजमेंट पे काम किया, इंटीग्रेटेड मॉडल पे काम किया, और उसको टूरिज्म से ले जाके जोड़ दिया। आप बताइए भाई साहब वर्मा जी। मैं पिछले लगभग 15 से 20 साल से सोयाबीन की बुआई करता हूँ। पिछली बार पहले जब हम बुआई करते थे, हम अपने तरीके से करते थे, जैसे कि ज़्यादा बीज डालना, 1 एकड़ में लगभग 50-60 किलो बीज डाल देना। आज हम भारतीय सोयाबीन कृषि अनुसंधान के डॉक्टर श्री नीता खाडागर मैडम जी से उनके मार्गदर्शन में गए, जब उन्होंने हमें एक BBF मशीन उपलब्ध करवाई, और जो हमारे खेतों में पानी भरा रहता है सर, पानी भरा वाले जो अभी बात चल रही थी, सर बोल रहे थे कि पानी कैसे निकासी की जाए, तो हम BBF मशीन मैडम जी के माध्यम से हमें मिली, हमारे गाँव में उपलब्धि हुई। उस BBF मशीन में हमने मात्र 30 किलो या 25 किलो बीज 1 एकड़ में डालने का संकल्प लिया, और उससे हमारा सोयाबीन की जो पानी भरा वाला रहता है खेत प्लाट, उसमें बेड के ऊपर पूरा सोयाबीन सेपरेट बच जाता है, और पानी भराव जो उससे पहले जो सर हम उत्पादन ले रहे थे, वो लगभग 3 से 4 कुंटल ले रहे थे, या किसी खेत में तो ऐसे भी प्लाट थे हमारे जिसमें हम बीज भी नहीं निकाल पाते थे। और आज 4 से 5 वर्ष हो गए सर BBF मशीन से बुआई करते हैं, और उस मशीन से बुआई करने में ये फ़ायदा हुआ कि सर आज हम 9 से 10 कुंटल प्रति एकड़ हम उत्पादन ले रहे हैं। तो किसान भाई अभी आप देख रहे हैं, ये थी आज की चौपाल। तो हमारे बीच में डॉक्टर मनोज अहरवार जी, पशुपालन विभाग की जो पशुओं से संबंधी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जिनेंद्र कुमार जी कनौजिया, सभी इनको जानते हैं, उद्यान के क्षेत्र के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में काफ़ी पकड़ इनकी, किसानों के बीच में लोकप्रिय हैं, वो हमारे बीच में आए, हमारी चौपाल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय जी चौरसिया जी सतना से हमारे बीच में आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और डॉक्टर मेरे पास में बैठे अम्बुलकर साहब, आप डिंडोरी से हमारे बीच में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी। सभी किसान भाई बहनों, ख़ास तौर से बहन कविता जी हमारे बीच में आई हैं, सरज जी साइलेज के बारे में बताया, चौकसे जी ने विदेश आगे आए, निखिल जी तो भोपाल के आसपास पशुपालन से, नौजवान किसान भी आए हैं, रघुवंशी जी हैं, अजय जी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारे। राम राम। किसान भाइयों, हमारे चौपाल कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो रहा, क्योंकि यहाँ चौपाल में आकर हमारे किसान भाई, हमारे विशेषज्ञ अपने विचारों को साझा करते हैं।
एक दूसरे से चर्चा करते हैं और उसको जाकर अपने खेती पे अपनाते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र भी आत्मनिर्भर बनेगा और आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। अगली चौपाल में फिर ऐसे ही सफल किसान और अच्छे विशेषज्ञों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।